है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो आइए इसको समझिए। पहले क्या कहता है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेंगे और किसके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। और जो मंत्री परिषद के जो हेड होते हैं, मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंरी। और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 85 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 85 में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। और किसके सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अवकाश न होना चाहिए। मतलब कि भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच, याद रखिएगा संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अवकाश न होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए, अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए, अवकाश नहीं होना चाहिए। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच कितने महीना से अधिक का अवकाश न होना चाहिए, 6 महीना से अधिक। यानी एक साल में संसद के 2 सत्र होना हर हाल में जरूरी है। 2 बैठक संसद के होना ही चाहिए एक साल में। और दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए। 6 माह पर बैठक कराना अनिवार्य है। एक साल में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन एक साल में 2 से कम बैठक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए। वही कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अवकाश नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। यहाँ सब पढ़ रहे हैं, सब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लाइन में सीधे समझिए, जो भी पढ़ रहे हैं अभी राष्ट्रपति के बारे में। तो वही कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में अनुच्छेद 331 पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद, लोकसभा में मनोनीत को किसको करते हैं, अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में अंगल भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे लोकसभा में। तो वही कहता है अनुच्छेद 331 क्या कहता है हमारे, देखिए अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 पढ़ेंगे। अगर राष्ट्रपति को लगे, अगर राष्ट्रपति को लगे, अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में, लोकसभा में, अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं ये भी चर्चा करेंगे अभी। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को, तब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को
लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत कर सकते हैं। पहले समझिए क्या कहता है लोकसभा में। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व लोकसभा में चुना कर नहीं आया है तो उनके लिए 2 सीट आरक्षित होती है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो वही कह रहा है अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर प्रतिनिधित्व है तो ठीक है, अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को कितने एंग्लो इंडियन 2 ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। और यह किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 में ही कहा गया है अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन की परिभाषा, तो सबसे पहले एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं ये जान लेते तो याद रखिएगा। एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या होगा देख लीजिए। एंग्लो इंडियन की परिभाषा, एंग्लो इंडियन की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 366 में। एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 366 में। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 366 में। अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा है। तो एंग्लो इंडियन की परिभाषा जान लेते हैं पहले परिभाषा क्या होगा। तो देखिए सबसे एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो जाएगा? उसके पिता या पितृकुल, या पितृकुल यूरोपीय हो। अब और उसकी माता भारतीय हो, उसकी माता या मातृकुल भारतीय हो। तब उससे उत्पन्न होने वाले संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तब उससे उत्पन्न होने वाले संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो आइए इसको समझिए पहले क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 366 के तहत। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 366 में। उसके बाद है एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, एंग्लो इंडियन की परिभाषा में वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद उसके पिता या पितृकुल, मतलब पिता या उसके पितृकुल यानी बाबा दादा, कोई पिता या पितृकुल कहाँ का हो? यूरोप के किसी भी देश का, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी देश का हो, यूरोप के किसी भी देश का हो यानी। और उसकी माता या मातृकुल, माता या नानी उनी दादी उदी कहाँ के हो? भारतीय हो। माता या मातृकुल कहाँ की हो? भारतीय हो। तब उससे उत्पन्न होने वाला संतान क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। तो ये कहिएगा पिता या पितृकुल यूरोपीय और माता या मातृकुल भारतीय हो। ये ना कह दीजिएगा कि माता चाहे पिता कोनो यूरोप के हो, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो कहिएगा क्या? पिता या पितृकुल यूरोपीय हो लेकिन माता भारतीय हो और वह भारत का नागरिक हो, तब उससे उत्पन्न होने वाले संतान क्या कहलाएंगे?
एंग्लो इंडियन तब कहलाएगा जब उस पिता या पितृकुल यूरोप का हो और माता या मातृकुल भारत का हो, तब उससे उत्पन्न होने वाला संतान क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 366 के तहत। अगर और अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया? अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व चुना कर नहीं आया है, तब जाकर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे अनुच्छेद 331 के तहत। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग राज्यसभा में मनोनीत करते हैं कितने सदस्य को, वो देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात ये याद रखिएगा, एक बात कि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 2002 में आगे नहीं बढ़ाया गया। तो 2002 में 104वां संविधान संशोधन, तो इधर गोला में एक लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 104वां संविधान संशोधन 2002, 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया, को आगे नहीं बढ़ाया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, यह याद रखिएगा। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा ही एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण मिलता है उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। 2002 में एंग्लो इंडियन को आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग लोकसभा में मनोनयन पढ़ लिए। अब है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे और किस अनुच्छेद के तहत। तो आइए राज्यसभा में मनोनीत करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में भी जानकारी देता है। तो अनुच्छेद 80 में ही कहा गया है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 हमारा क्या कहता है देख लीजिए। अनुच्छेद 80 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में, लोकसभा में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत करते हैं। याद रखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को, यानी कुल मिलाकर संसद में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्य कौन होंगे ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो 12 सदस्य जो होंगे वो कला, साहित्य और विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हो, उन्हें ही 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। कला, साहित्य और विज्ञान, ये 4 क्षेत्रों में कम से कम 4 क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हो जाएगा कला, 4 क्षेत्रों में से मनोनीत किया कला। दूसरा हो जाएगा साहित्य, कला, साहित्य। और तीसरा विज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान। और चौथा समाज सेवा, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में व्यक्ति ख्याति प्राप्त हो। इन क्षेत्रों में मतलब इन क्षेत्रों से व्यक्ति जुड़े हो। इन क्षेत्र, इसमें से किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति जुड़े होंगे उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा।
को मनोनीत किया जाता है। 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14 सदस्यों को। तो 12 सदस्यों को तो राज्यसभा में ही मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और 2 एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा में मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 331 के तहत और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। उम्मीद करते हैं आज वाला क्लास समझ में आ गया होगा। तो आज की सेशन को रहने दिया जाता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इससे आगे